हाँ तो फ्रांस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्टिव्स के बारे में कि डायरेक्टिव्स है क्या। ठीक है, बहुत ही मतलब वर्ड कंफ्यूजिंग करने वाला है, बहुत कंफ्यूज करने वाला वर्ड है कि यार डायरेक्टिव एक्चुअल में है क्या। आपको समझ में नहीं आया पहले कि यार मतलब है क्या ये चीज, है ना। तो मैं बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से कि डायरेक्टिव है क्या। तो जैसे आपको एट्रीब्यूट तो पता होगा एचटीएमएल में, अगर मैं W3 इसको यहाँ पर ओपन करूँ तो आपको एट्रीब्यूट तो पता होगा ना एचटीएमएल में क्या एट्रीब्यूट होता है। तो सेम टू सेम डायरेक्टिव भी एट्रीब्यूट है, बट वो कस्टम एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो आप डायरेक्टिव को समझ सकते हो कस्टम एट्रीब्यूट। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। एट्रीब्यूट क्या होता है कि सिंपली कोई भी एलिमेंट में जब एट्रीब्यूट यूज करते हैं उसके स्पेशल स्पेशल फीचर को बताता है या फिर कुछ एक स्पेशल टास्क करता है। जैसे कि ए टैग में अगर देखा जाए तो एचरेफ जब हम लोग डालते हैं इसमें ये लिंक डालते हैं, क्लिक करते हैं तो उस पर क्लिक करने से वो लिंक ओपन हो जाता है, सिंपल है। इमेज टैग में एसआरसी क्या करता है, एसआरसी में आप जब इमेज का यूआरएल डालते हैं तो वो इमेज आ जाता है ना। सिंपल इस तरह से विड्थ और हाइट है देते हैं तो आपको वो मतलब सिंपली वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये भी इसको डायरेक्टिव बोल सकते हो, बट ये डायरेक्टिव नहीं, ये एट्रीब्यूट है। डायरेक्टिव सिंपली क्या है, कस्टम एट्रीब्यूट है। ठीक है, उस तरह का एट्रीब्यूट जो थर्ड पार्टी के थ्रू हमें मिल रहा है, जैसे कि Vue.js हमें प्रोवाइड कर रहा है कुछ कस्टम एट्रीब्यूट, वो सिंपली डायरेक्टिव है। अब वो कौन कौन से डायरेक्टिव है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो सबसे जो स्पेशल है, ज्यादा यूज करने वाले जैसे V4 है, जिसके मतलब लूप चला सकता है। अभी हम लोग बनाएंगे काफी अच्छा खासा कुछ, तो मैं बताता हूँ नॉर्मली आपको क्या क्या कौन कौन से डायरेक्टिव है। जैसे V4 है, जिसके मतलब लूप चला सकते हैं। आपका मान लो कि बहुत यूजर का डेटा आप टेबल में जैसे डैशबोर्ड में शो कराते हैं, तो V4 की मदद से आप शो करा सकते हो। फिर मान लो सर्वर थोड़ा स्लो है तो आप वहां पर कंडीशन भी लगा सकते हो VF से कि अगर वो लोड ले रहा डेटा तो आप दिखा रहे हो लोडिंग। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे डायरेक्टिव है। डेटा भी बाइंड करना है कस्टम, तो आप वी बाइंड का यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टिव है, मतलब कि बहुत सारे कस्टम एट्रीब्यूट है अगर बोला जाए तो। अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्योंकि क्या होता है, देखो हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट जानते हैं, अब ये जो नया नया टर्म आता है तो ये ना दिमाग में ऐसे हिट नहीं हो पाता है कि यार है क्या चीज एक्चुअल में डायरेक्टिव, मतलब समझ में नहीं आएगा आपको। जैसे रिएक्टिव डेटा था तो आपको समझ में नहीं आएगा कि है क्या चीज एक्चुअल में। ठीक है, आप यूज तो कर लोगे बट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टिव सिंपली आप समझ लो अगर आपको नहीं आ रहा कि कस्टम एट्रीब्यूट है जो हमें थर्ड पार्टी के थ्रू मिल रहा है, जैसे Vue.js के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क से। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग अभी डायरेक्टिव का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, आपको जाना है यहाँ पर। और यहाँ पर जाने के बाद आपको मतलब ब्रांच सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर आएंगे व्यू डायरेक्टिव पे। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद अगर आपको नहीं भी दिख रहा ना, मान लो कभी नहीं दिखता, तो आप व्यू ऑल ब्रांचेस पे करना और उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, काफी सिंपल है। और आपने सिलेक्ट कर लिया व्यू डायरेक्टिव, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड जिप करते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये जो डाउनलोड हो गया, तो इसको डेस्कटॉप पे जाकर हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये रहा, क्या हो गया, हाँ ये हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। इसको क्लोज करते हैं इस फोल्डर को और इस फोल्डर को ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो, एक फाइनल और एक स्टार्टर है। तो चलो फाइनल देख लेते हैं आउटपुट क्या होने वाला है। तो उस पर डबल क्लिक करते हैं, तो इस तरह से है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे यूजर्स के डेटा है और हम लोग उसको शो कराने वाले लूप चला, जैसे मैंने बताया ना V4 डायरेक्टिव का यूज करके आप लूप चला सकते हैं। मान लो ये डैशबोर्ड होगा, मान लो यहाँ पर डैशबोर्ड नहीं है बट लूप चला सकते हो। या फिर डेटा नहीं है तो आप शो करा सकते हो नो यूजर फाउंड या फिर नो यूजर डेटा अवेलेबल वगैरह वगैरह। ठीक है, कंडीशन लगा सकते हो। तो काफी कमाल कमाल के डायरेक्टिव्स है। तो ये हमारा फाइनल डेटा है। अब ये सारे पेजेस को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि फालतू में टैब ओपन ना हो। तो ये हमारा फाइनल है। अब हम लोग यहाँ पर आपको और एक मिलेगा स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टर फोल्डर में जाना है, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ ओपन विद कोड पे। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया। वेलकम पेज को मैं क्लोज करता हूँ और मैं index.html ओपन कर रहा हूँ। काफी सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना कि यार इतना सारा कोड है, कुछ नहीं है। सिंपल HTML का स्निपेट है, मतलब कि देखा जाए तो सिंपली HTML का यहाँ पर हमने bulma.css को इंपोर्ट किया है और कुछ लोकल स्टाइल है और यहाँ पर फॉन्ट है और कुछ नहीं है। काफी सिंपल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरा क्लीन, ताकि आपको स्टार्टिंग से सेटअप ना करना पड़े और एक झंझट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने Vue.js को भी इंपोर्ट करके मतलब यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया है, लिंक कर दिया, ताकि आपको सब कुछ फिर से मतलब सेटअप ना करना पड़े सीधा सीधी। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्टिव को कैसे यूज करेंगे चलो देखते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, इसको लाइव ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो सिंपली कुछ भी नहीं है बट फिर भी इसको हम लोग यहाँ से करते हैं। यहाँ भी ऑप्शन आता है या फिर राइट क्लिक भी वहाँ मिलता है। तो ये कुछ बेसिक स्टाइलिंग था इसलिए ऐसा दिख रहा है। यहाँ से राइट क्लिक से भी कर सकते हैं ओपन विथ ये ओपन विथ लाइव सर्वर, या फिर यहाँ से ऑप्शन आता है। तो अभी हम लोग यूज करने वाला है डायरेक्टिव। तो सबसे पहला जो डायरेक्टिव यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर V4 डायरेक्टिव। तो V4 डायरेक्टिव सिंपली क्या करता है कि मान लो आपके पास बहुत सारे यूजर के डेटा 100 है 200 है और उन सबके लिए आपको एक एक बार वो लूप जैसा वो चलेगा। ठीक है, जैसे फोर लूप होता है, तो यहाँ पर नेम से समझ में आ रहा है V4। तो सिंपली वो लूप चलने वाला है और 100 है तो 100 बार चलेगा और आप सिंपली उस डेटा को प्रिंट करा सकते हैं, यूजर के डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली V4 डायरेक्टिव एक तरह से लूपिंग का काम करता है। तो कैसे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं साइड बार को यहाँ पर क्लोज करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर व्यू का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे न्यू व्यू। ठीक है, और जैसे हम लोग कर रहे थे EL मतलब एलिमेंट,
तो उसका हमें एरिया बताना पड़ेगा कि उसका इलाका कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। तो हैश ऐप मतलब कि आईडी जिसका ऐप है, ये इस सेक्शन के अंदर जो भी होगा, जो भी कोड होगा Vue.js उसको हैंडल करेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर एक आईडी डिफाइन कर रखा हुआ है। और फिर जैसे को पता है डेटा देना पड़ता है। डेटा आप जब देना चाहते हैं आपको सिंपली डेटा प्रॉपर्टी देना है, और उसका जो वैल्यू होगा सिंपली एक ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके अंदर आपको डेटा देना है सिंपली। मैंने फर्स्ट वीडियो में तो बताया ही था। तो डेटा मैं दे रहा हूँ यूजर्स, और जो कि एक एम्प्टी एरे है, तो इसमें हम लोग डेटा कहाँ से डालेंगे, डमी डेटा। तो उसके लिए जेसन प्लेस होल्डर सबसे बेस्ट जगह है। आप यहाँ पर जाइए, जेसन प्लेस होल्डर गूगल में सर्च कीजिए तो मिल जाएगा। और यहाँ पर नीचे आने का अगर आप यूजर्स पे जाएंगे तो यहाँ पर 10 यूजर है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये एरे फॉर्मेट में, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एरे हटाता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहाँ एरे मिल रहा है हमें ना, इसीलिए मैंने एरे हटा दिया। ये देखो, तो इसको मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ये फॉर्मेट हो गया, तो मैं इसको कॉलैप्स यहाँ कर लेता हूँ, ताकि इतना बड़ा एरिया थोड़ी ना देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सिंपली एक एरे है यूजर्स, ठीक है, डेटा के अंदर। तो इसको हम लोग अभी लूप चलाने वाले, थोड़ी ना एक एक बार करके डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये जो सेक्शन था ना, इसके अंदर, क्योंकि इसी के अंदर सारा Vue.js हैंडल करने वाला है, क्योंकि हमने आईडी मेंशन कर दी ना ऐप यहाँ पर, तो इसके अंदर सारा कुछ Vue.js हैंडल करेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने सेक्शन तो दे दिया और क्लास भी सेक्शन है। अभी हम लोग कंटेनर यहाँ बना लेते हैं, डीप क्लास नेम देते हैं कंटेनर। तो ये बुलमा का सब इनबिल्ट क्लास है, ठीक है, क्योंकि हमने बुलमा को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ये रहा, ठीक है, कंटेनर, कितना बड़ा लिख दिया, सॉरी, कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं जिसका क्लास नेम लिखते हैं कॉलम्स, ठीक है, इस मल्टीलाइन। और अभी हम लोग लूप चलाने वाले हैं, तो मैं डिव लेता हूं और मैं लेता हूं क्लास कॉलम, ठीक है, इज 12। पहले दिखा देता हूं कि नॉर्मली कैसा दिखेगा, फिर मैं लूप चला के दिखाता हूं। और इसके अंदर एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है, इसका क्लास नेम लेते हैं बॉक्स। तो मैं देता हूं यूजर डेटा, ऐसे, ठीक है, देखने के लिए कि कैसा दिखता है ये, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो इस तरह से कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लूप चलाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास 10 यूजर, तो 10 बार ये चलना चाहिए। वो कैसे होगा, तो हम लोग इस कॉलम, इस सेक्शन को लूप चलाना है। जिस भी सेक्शन को आप लूप चलाना है, लूपिंग में डालना है, तो आपको स्पेस देना है और आपको लिखना है V4, ठीक है। जैसे मैंने बोला था एट्रीब्यूट है, डायरेक्टिव कस्टम एट्रीब्यूट है, देखो एट्रीब्यूट के जैसे ये काम कर रहा है ना, तो V4 इक्वल्स टू लिखना है। अब इसका जो लिखने का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। तो हमारे पास यूजर है, तो मैं लिखते हैं यूजर इन यूजर्स। तो इसका क्या मतलब है, ये 10 बार तो लूप चलेगा, और हर एक बार में क्या होगा, ये यूजर एक लोकल वेरिएबल का जैसा है। तो हर एक बार में, क्योंकि 10 यूजर है हमारे पास, ये जो यूजर्स डेटा में यूजर्स है ना, इसमें 10 आइटम आप काउंट कर सकते हो, तो ये 10 बार चलेगा। और हर एक बार में वो जो हर एक आइटम इसमें स्टोर होगा, ठीक है। हर एक बार में जैसे 10 बार चला, तो फर्स्ट बार में जो यूजर होगा इसमें स्टोर होगा, फिर सेकंड बार में यूजर इसमें स्टोर होगा, थर्ड बार में इसमें स्टोर होगा। तो हर एक बार वो बढ़ता जाएगा, जैसे लूप में होता है। और हम लोग हर एक बार इसको प्रिंट कराते जाएंगे, क्योंकि हर एक बार नया नया डेटा इसमें स्टोर होगा 10 बार का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली इसको प्रिंट कराते जाएंगे। तो यहाँ पर बॉक्स में मैं और एक क्लास ऐड कर रहा हूँ, बॉक्स कस्टम, जो कि मैंने कस्टम क्लास बना के रखा है ताकि थोड़ा सा यहाँ पर सही लगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर दे रहा हूँ मैं H2, ठीक है, जिसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ टाइटल इज 1, ताकि थोड़ा बड़ा दिखे। और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ यूजर डॉट नेम, ठीक है। अगर आप यहाँ पर वैल्यू देखोगे ना, हर एक आइटम में जो है यहाँ पर अगर देखोगे यूजर का नेम है, यूजर नेम वगैरह सारा कुछ है जो हमने वहां से कॉपी किया। तो मैं इसे लिख रहा हूँ यूजर डॉट नेम, क्योंकि हर एक आइटम आएगा इसमें। आप सेव करते हैं और आप देखते हैं, चलो। तो ये देखो, ये ट्रांसलेशन दे रहा, सॉरी इसके लिए। तो ये देखो यहाँ तक आ गया ना हमारा डेटा, 10 बार आ गया। आप काउंटिंग में देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। अगर आपको इसका इंडेक्स भी प्रिंट कराना है यहाँ पर, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इस तरह से भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको राउंड ब्रैकेट देना है और यहाँ पर सेकेंड वैल्यू इंडेक्स आता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर आप लिख दो, स्पेस देते हैं, डबल करली ब्रेसेस, लिखते हैं इंडेक्स, तो हम लोग इंडेक्स को भी एक्सेस कर पाएंगे। ये देखो आ गया ना। तो क्योंकि 0 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, +1 लेते हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो हमेशा, ना कि 0 से। तो देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये देखो 10 तक है। तो 10 आइटम हमने इस तरह से हम लोग लूप चला के प्रिंट करा सकते हैं। तो ये था V4 डायरेक्टिव, ठीक है। काफी कमाल का डायरेक्टिव है और बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये इंडेक्स को मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका मुझे कोई अभी यूज नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। अब बोलोगे यार यूजर ही क्यों, आप यहाँ पर XYZ कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन देखो थोड़ा सा ये सही लगता है, यूजर इन यूजर्स, मतलब कि हर एक यूजर्स में जो भी डेटा है, उसका डेटा यूजर में आ रहा है, तो कितना रिलेटेबल लगता है, ठीक है। आप यहाँ पर ABCD कुछ भी लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्सेस करना उसी के नेम से, जिस नेम से आप यहाँ पर इसको डिक्लेयर करोगे V4 के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से, जैसे अगर टू डूज है, तो सिंपली लिखते हैं टू डू इन टू डूज,
ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स है तो लिखते हैं प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, तो थोड़ा सा वो रिलेटेबल लगता है, मतलब ये कोई सेंटेंस नहीं है बट रिलेटेबल थोड़ा लगे वो वेरिएबल, ठीक है। तो ये सिंपली एक तरीका है लिखने का, नेमिंग कन्वेंशन बोल सकते हैं, तो काफी वो रिलेटेबल लगे इसीलिए, ठीक है। तो ये था V4 डायरेक्टिव। सिंपली आप किसी भी चीज को लूप चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट था इसलिए हम लोग डॉट लगा रहे थे। मान लो कि हमारे पास अगर होता नॉर्मली नॉर्मल एरे, मैं दिखाता हूँ, हालांकि मुझे अभी ये चीज याद है। तो मान लो मेरे पास अगर है फ्रूट्स, ठीक है, एक एरे है फ्रूट्स, और ये रहा, मैं कॉमा देता हूँ यहाँ पर, मैं देता हूँ जैसे एप्पल, और फिर देता हूँ मैं जैसे मैंगो, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, कीवी, ठीक है, इस तरह से। और क्योंकि ये भी एरे है तो इसको मान लो लूप चलाना चाहती है यूजर के बदले में, तो क्या करेंगे, सिंपली मैं इसको भी अभी के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, V4 में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रूट्स है, यहाँ पर डेटा हमारा फ्रूट्स में स्टोर है, तो मैं लिखता हूँ फ्रूट्स, ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं लिखना होगा, फ्रूट इन फ्रूट्स, ठीक है, क्योंकि थोड़ा रिलेटेबल है। तो फ्रूट इन फ्रूट्स, तो क्या होगा कि फ्रूट्स में जितना भी है, मतलब यहाँ पर अगर 5 है तो 5 बार ये लूप चलाने वाला इस सेक्शन को 5 बार चलाएगा, और 5 बार में हर एक बार में जो डेटा आएगा इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, फ्रूट्स मैंने लिख दिया, फ्रूट इन फ्रूट्स, ठीक है। तो सिंपली फ्रूट, ये जो लोकल वेरिएबल में ये हर एक आइटम एक बार करके स्टोर होता जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर सिंपली लिख दूँ फ्रूट और इसको सेव करते हैं, तो ये देखो आ गया ना, 5 बार में 5 डेटा आ गया, ठीक है। क्योंकि उस बार ये जो था ये यूजर से ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग डॉट लगा रहे थे ताकि उसके अंदर के प्रॉपर्टी के वैल्यू को एक्सेस कर पाए, जैसे यूजर डॉट नेम या यूजर डॉट यूजर नेम, यूजर डॉट ईमेल, इसलिए लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारा केस था डायरेक्ट ये सिंपली स्ट्रिंग है, तो हम लोग फ्रूट कर दे रहे हैं, तो हर एक आइटम यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है। तो ये था V4 डायरेक्टिव, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर एक चीज मिस कर रहे हैं। जो लोग मेरे React.js को वीडियो को देखे होंगे या फिर जिनको React.js पता है, तो आपको याद होगा कि जब हम लोग लिस्ट रेंडर करते हैं सिंपली सेम इसी तरीके से, वहाँ अलग तरीका होता है, बट जब हम लोग रेंडर करते हैं ना, तब आपको याद होगा हम लोग एक की देते हैं, नहीं तो एक वार्निंग जनरेट करता है, और कभी कभी वो बहुत बड़ा मतलब परेशानी का भी कारण बन जाता है। तो सिंपली वो की यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। सिंपली देखो उसका लॉजिक क्या होता है, मैं बताता हूँ कि की देने का फायदा क्या है और नहीं देने से क्या होता है। जब आप की देते हैं तो Vue.js या React.js जो भी है वो इंटरनली वर्क करता है। जब आप उसको डेटा को रिमूव करते हैं या फिर मान लो यहाँ पर हमारे पास ये इतने सारे आइटम है, तो हम लोग किसी ने रिमूव किया, तो वो कैसे पता चलेगा वो किस आइटम को रिमूव किया। तो वो की से उस चीज को वो आइडेंटिफाई करता रहता है और पूरे लिस्ट को फिर से रिरेंडर नहीं करता, ठीक है। तो ये सीन है। तो की हम लोग यहाँ पर कैसे देंगे, जैसे हम लोग React.js में की देते थे ना मैप करते वक्त, तो यहाँ पर की देंगे जहां पर लूप चला रहे हैं V4, उसके बगल में आपको बाइंड करना है की। तो एक जो नया डायरेक्टिव है अपने, मैं बता रहा हूँ vbind, ठीक है। तो हमें लिखना होगा vbind, ठीक है। तो कुछ बाइंड करने के लिए हम लोग ये vbind यूज करेंगे, और इसको हम लोग आगे जब कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे सीखेंगे तब हम लोग इसका भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो अभी सिंपली इतना आप समझ लीजिए कि कुछ भी डेटा को, कस्टम डेटा को इस तरह से, या आप समझ सकते हैं प्रॉप्स को, जैसे React.js में होता था बाइंड करने के लिए हम लोग उसमें तो नॉर्मली दे देते थे React.js में, बट यहाँ पर हमने लिखना होगा vbind, कॉलन देना होगा, फिर लिखना होगा की, और की में हमें की देना। लेकिन हमारे पास तो कुछ तो यूनिक की है नहीं, ठीक है। यूजर में हम लोग मान सकते हैं यूनिक की है, क्योंकि यूजर में यूनिक ये आईडी है, तो हम लोग यूजर में तो आईडी दे देंगे यूनिकली, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप इंडेक्स दे दें, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, और इसी इंडेक्स को यहाँ पर की में आप रेफर कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीन, अगर यूजर का केस है, अगर यूजर का केस होता तो कैसे करते हैं, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर इन यूजर्स, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं यूजर इन यूजर्स, और यहाँ पर लिखते हैं यूजर डॉट नेम, ठीक है। ये की अभी के लिए मैं हटा दे रहा हूँ vbind, बस सिंपल जो पहले जैसा था यूजर इन यूजर्स, और यूजर डॉट नेम में शो करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर इसको बाइंड करना, तो सिंपली लिखेंगे vbind, ठीक है, और की लिखना है, और यहाँ पर लिखना है यूजर डॉट ID, ठीक है, क्योंकि आईडी जो यूनिक है उसको हम लोग ऐसे की यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी कमाल का चीज है। और एक चीज शॉर्ट हैंड में बताता हूँ, शॉर्ट हैंड मतलब कि शॉर्टकट तरीके से। CSS में क्या होता है, आप बॉर्डर लिखते हो, बॉर्डर 1px वगैरह वगैरह, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर लेफ्ट, उससे अच्छा है कि शॉर्ट हैंड हम यूज करते हैं, सिंपली बॉर्डर लिख के लिख देते हो 1px सॉलिड रेड, एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पर शॉर्ट हैंड है, तो आप vbind लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर भी आप शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड में फ्रेंड्स अगर आप vbind भी नहीं लिखेंगे और सिंपली आप कॉलन देके सिर्फ की लिखेंगे तब भी ये चलेगा, ठीक है, ठीक है। और क्या होता है अगर की नहीं देंगे तो यहाँ पर शायद कंसोल पे वार्निंग देता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर नहीं दे रहा क्योंकि हमने की यूज किया अभी, नहीं तो ये वार्निंग जनरेट करता है। तो आप किसी भी चीज को बाइंड करना चाहते हैं तो आप सिंपली vbind लिख के कॉलन देके लिख सकते हैं, वो जो भी डेटा हो सकता है, जो भी एट्रीब्यूट बाइंड करना चाहते हैं डायनेमिक, और सिंपली शॉर्ट हैंड ये है, सिंपली कॉलन देके भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लो बहुत सा हो सकता है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि इसमें माउस ले जाए तो हमें इसका टाइटल दिखे, ठीक है, मतलब इसमें माउस ले जाए तो एक टूल टिप जैसा कुछ दिखे, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें तो डायनेमिक बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि सबका तो नेम अलग अलग है। तो जैसे ये है, ये h2 टैग, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं vbind, और टाइटल एट्रीब्यूट को हम लोग डायनेमिकली बाइंड कर रहे हैं, मतलब लिंक कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं एक तरह समझ आए तो, ठीक है। टाइटल
ठीक है। टाइटल जो HTML का एट्रीब्यूट है, लेकिन हम लोग इसको डायनेमिकली बाइंड करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे वी बाइंड कॉलन टाइटल, उस एट्रीब्यूट का नेम देना, अब उसका वैल्यू देना। तो मैं देता हूँ यूजर डॉट ईमेल लिखते हैं, ठीक है, यूजर नेम नहीं ईमेल लिखते हैं, क्योंकि ईमेल दिखना चाहिए, मान लेते हैं यूजर डॉट नेम लिखेंगे तो नेम दिखेगा, लेकिन थोड़ा यूनिक बनाते हैं, ऐसे ले जाएंगे। देखो ये तो सबका अपना अपना ईमेल दिखेगा, ये देखो है ना, सबका अपना अपना ईमेल दिखेगा, ये देखो। तो अभी सबसे डायनेमिकली इसको बाइंड कर सकते हो, जैसे मैंने बताया शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी आप इस तरह से यूज कर सकते हो, नहीं पड़ेगा पूरा पूरा, सिंपली आपको कॉलन लिखना है और उसको उस एट्रीब्यूट का नेम देना है। अब मान लो कि किसी हमारे इस एपीआई में तो नहीं, मतलब इस डेटा में तो कहीं इमेज प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, अगर प्रोफाइल पिक्चर रहता तो आपको क्या लिखना होता है, मान लो कोई इमेज टैग है, ऐसा है नहीं बट मैं एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, इमेज टैग है तो आपको सिंपली वही लिखना होता है वी बाइंड SRC, क्योंकि सोर्स में डालते हैं और उसका तब लिखना पड़ता है यूजर डॉट URL या फिर जो भी होता, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना पड़ता, ठीक है। और शॉर्ट हैंड में आप इस तरह से यूज कर सकते थे। तो ये क्या होता है कि यूजर का डायनेमिकली, मतलब हर एक यूजर का यहाँ पर URL डायनेमिकली यहाँ पर बाइंड हो जाता है और हर एक यूजर का यहाँ पर इमेज दिखता। हालांकि हमारे पास नहीं है, बट मैं एग्जांपल दिखा रहा था कैसे आप किसी भी एट्रीब्यूट को बाइंड कर सकते हो वी बाइंड की मदद से, और शॉर्ट हैंड यूज करके आप इस तरह से यूज कर सकते हो। सिंपली सेम ही चीज है वी बाइंड और ये, लेकिन बस अंतर है कि आपको कॉलन आप लेते हो शॉर्ट हैंड में और नॉर्मली आप वी बाइंड लिखते हो, चीज एक ही है, ठीक है। तो ये था वी बाइंड। हाँ तो फ्रेंड्स लास्ट एक काफी कमाल के डायरेक्टिव के बारे में बात करते हैं, वी इफ और वी इल्स, ठीक है। तो वी विल्स क्या है, सिंपली आप किसी को अगर कंडीशन के बेस पे रेंडर कराना चाहते हो, अगर कंडीशन के बेस पे शो कराना चाहते हो तो वहां पर ये बेस्ट है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हमारा, यहाँ पर मान लो यूजर का डेटा अगर नहीं है तो हम लोग दिखाना चाहते हैं कि नो यूजर फाउंड, ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि वो ब्लैंक दिखेगा ना। ये जो हमारा यूजर है तो इसको मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ, मान लो यूजर नहीं है डेटा, तो मैं सिंपली यूजर्स को ब्लैंक एरे सेट कर दे रहा हूँ और इसको देखते हैं तो सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या सीन है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कंडीशन के बेस पे अगर यूजर ना हो तो दिखा दे कि नो यूजर फाउंड इस तरह, या नो यूजर डेटा अवेलेबल, कुछ भी। तो ये जो है ना कॉलम्स है जहाँ लूप चल रहा है उसके ऊपर में जो कॉलम्स है, यहाँ पर हम लोग सिंपली कंडीशन देते हैं वी इफ, और मैं देता हूँ यूजर्स डॉट लेंथ। तो ये सिंपली इसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट कोड ही लिखना एक तरह से, भले ये स्ट्रिंग के अंदर है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन अल्टीमेटली कंडीशन ट्रू या फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। जैसे कि यूजर्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, तो ये एक कंडीशन एक तरह से, इसके अंदर जो ये जावास्क्रिप्ट कोड है ये एक तरह से कंडीशन रिटर्न करेगा। यूजर्स जो कि हमारे ये डेटा के अंदर है, ये एरे है, डॉट लेंथ, क्योंकि एरे तो उसका लेंथ रिटर्न होगा, क्या ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से ज्यादा उसका लेंथ। तो अगर इसमें बहुत सारा मतलब माल मसाला भरा हुआ होगा, अगर मतलब यूजर्स का डेटा हुआ, तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर इसका जो है लेंथ इसका ज्यादा होगा, ठीक है, 0 से। लेकिन अगर एम्प्टी हो तो 0 होगा। तो ये सिंपली कंडीशन का बेस पे रेंडर करेगा। तो ये ब्लॉक रेंडर ही नहीं होगा, मतलब शो ही नहीं होगा अगर ये 0 से ज्यादा नहीं हुआ, मतलब अगर डेटा नहीं हुआ तो, ठीक है। इसको सेव करते हैं तो इस नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग यहाँ पर इल्स भी लगा सकते हैं। तो ये रहा इफ, यहाँ खत्म हो रहा है तो मैं डिफ दे रहा हूँ, यहाँ पर इसका क्लास नेम मैं दे रहा हूँ बॉक्स, ठीक है, और मैं देता हूँ वी इल्स, ठीक है। अब वी इल्स का क्या सीन है, वी इफ यहाँ खत्म हो रहा है, ये देखो वी इफ यहाँ खत्म हो रहा है, देखो हाईलाइट हो रहा है रेड, उसके बस जस्ट आपको बगल में ही देना है वी इल्स, और ये अगर नहीं होता है तो वी इल्स रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देता हूँ नो यूजर डेटा, ये देखो नो यूजर डेटा आ गया ना। लेकिन अगर मान लो यूजर डेटा में कुछ भी डेटा अगर इसमें फिल हो गया, जैसे कि मान लो मैं फिर से डेटा को पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो तो नो यूजर डेटा वाला हट गया, क्योंकि जैसे यहाँ चेक होगा ना भाई, यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिर से चेक होगा, फिर से रेंडर होने समय कि यूजर डॉट लेंथ क्या 0 से ज्यादा है, तो हाँ यूजर में डेटा है मतलब 0 से ज्यादा, तो ये वाला सेक्शन जो है दिखेगा, रेंडर होगा, शो होगा, और ये नहीं दिखेगा। लेकिन जिस केस में ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि इसमें डेटा नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, जो भी कंडीशन यहाँ पर कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जो आप लेंथ कुछ भी आप चेक कर सकते हो कि इसका इतना लेंथ है, ज्यादा नहीं, मतलब आपको सिंपली एक कंडीशन यहाँ पर लगाना है वी इफ में, ट्रू फॉल्स किसी भी चीज पे चेक कर सकते हो। जैसे डार्क मोड नाइट मोड आप बना सकते हो, जो आपने एक मोड, मैं एग्जांपल में समझा रहा हूँ, यूजर का अपने डेटा सेट कर दिया, यहाँ पर मोड इक्वल्स टू लाइट, और जैसे अगर लाइट है तो सिंपली डार्क दिखे, मतलब सिंपली लॉजिक यहाँ पर यही है कि आप कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हो। अगर किसी चीज को आप कंडीशन के बेस पे शो या हाइड करना चाहते हो तो वी इफ इल्स मतलब एकदम सही है, ठीक है, एक नंबर है। तो ये था वी इफ इल्स। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स सबको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टिव एक्चुअल में क्या है और डायरेक्टिव का क्या मतलब होता है और कौन से डायरेक्टिव को आपको कब यूज करना है, ठीक है।